नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ्स सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2011 से 2021 तक। सभी क्वेश्चन हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे और आज ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है और पार्ट 1 नहीं सॉल्व किया है तो आप डिस्क्रिप्शन के माध्यम से लिंक पर जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं और जो भी आपका स्कोर है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 जरूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक, और आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सी टेट का मैथ्स का है और ये पार्ट 2 है। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि सी टेट में किस तरीके के क्वेश्चन मैथ्स में पूछे जाते हैं। ठीक, तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैथ्स भी और अच्छा स्कोर आपको करना है क्योंकि 30 क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं। तो आप लोग अच्छी प्रैक्टिस रखिए और कम से कम आपके 30 में 28 प्लस में ही आएंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। और अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन है, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है। ठीक, इनमें से कौन सा है? ये यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो रेड कलर से नोट कीजिएगा। जो क्वेश्चन है वो रेड से है और सभी ऑप्शन आपके यहाँ पर इस तरह से ABCD करके दिए हुए हैं। तो आपको बताना है ये क्वेश्चन सी टेट में आ चुका है, ध्यान रखिएगा। ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो ये और साथ ही पार्ट 2 ये भी ध्यान दीजिएगा। पार्ट 2 है, पार्ट 1 का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर उसे भी सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए दे रहे हैं वर्ग पहेली, बी है सर्वेक्षण आधारित परियोजना, सी है प्रश्नोत्तरी और डी है भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले। तो आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य क्या होगा? तो देखिएगा सर्वेक्षण आधारित परियोजना। ये जो सर्वेक्षण आधारित परियोजना है ये सबसे उचित रूपात्मक कार्य, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? बी ऑप्शन होगा। फर्स्ट का राइट आंसर नोट कीजिए, बी ऑप्शन होगा। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर पहली बार हैं। ठीक है, प्लीज आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। सेकंड क्वेश्चन नोट कीजिएगा। सेकंड है कि पियाजे का विश्वास था कि अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए ऑप्शन ए है क्या? चौक और टॉक पद्धति का प्रयोग करता है। दूसरा ऑप्शन है विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करना। सी है सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करना। और डी ऑप्शन दे रहे हैं कि कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालकों और प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करना। तो आपको बताना है कि जो गणित का शिक्षक है वो पियाजे के किस सिद्धांत में विश्वास करते हुए, क्या इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्या करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन देखिएगा। ये जो सी ऑप्शन है सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करना। ठीक, जो सबसे सुटेबल आंसर होगा, सबसे बेस्ट आंसर होगा, उचित आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन का सेकंड का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नोट कीजिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, 4 ऑप्शन ABCD बताना है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक, विशेष ध्यान देना है आपको, जो सही नहीं वही बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर ध्यान से कि ऑप्शन ए दे रहे हैं 3 लीटर 30 मिलीलीटर और ये बराबर किसके है? 330 मिलीलीटर के। ठीक, ऑप्शन ए क्या दे रहे हैं ध्यान से देखिएगा, 3 लीटर है और साथ ही 30 मिलीलीटर। ठीक, 30 मिलीलीटर और ये ऐड होकर के कितना? 330 मिलीलीटर दे रहे हैं। ठीक, सेकंड ऑप्शन जरा देखते हैं, 1 रुपये बराबर 0.01 पैसा। ठीक, सॉरी 1 पैसा बराबर 0.01 रुपए के बराबर है, 1 पैसा बराबर। थर्ड सी ऑप्शन दे रहे हैं 1 और आधा दर्जन मिलकर के कितने? 18 चीजें। और डी ऑप्शन है 1 मिलीलीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर। आपको ये बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही नहीं है, कौन सा मतलब ऑप्शन सही नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक, तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर समझिए, ये जो 3 लीटर है ना, 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1 लीटर बराबर होता है, नोट कीजिए, 1000 मिलीलीटर के। कितने होते हैं? 1000 मिलीलीटर के। तो 3 लीटर कितने के बराबर होगा? 3 लीटर जो है ये 3000 मिलीलीटर के है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं अगले स्लाइड में, देखिएगा। बिकॉज यहाँ पर लिख लीजिए 1 लीटर कितने के बराबर होता है? 1 लीटर होता है 1000 मिलीलीटर के। तो 3 लीटर कितने के बराबर होगा? 3000 मिलीलीटर के। आपको 30 मिलीलीटर और उसमें ऐड करना है तो 3000 और प्लस इसमें 30 और ऐड किया तो कितना हो जाएगा? 3030 हो जाएगा ना, 3030 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन कितना दे रहा है? देखिए यहाँ पर जो दे रहे हैं वो 330 दे रहे हैं। ठीक, 330 दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कौन सा सही नहीं है। तो आपने देखा चेक करते ही पहला ही ऑप्शन जो है ये गलत है, ये सही नहीं है। ठीक,
तो आपका आंसर यही हो जाएगा, ठीक, ए ऑप्शन ही हो जाएगा। और देखिए एक पैसा बराबर कितना, 0.01 रुपए के बराबर है, 0.01 रुपए के बराबर है। क्यों? क्योंकि 100 रुपए, 1 रुपए बराबर कितने होता है, 1 रुपए बराबर होता है 100 पैसा के, ठीक, कितने, 100 पैसे के बराबर होता है। तो एक पैसा कितने के हो जाएगा, 1/100, ठीक। अब 100 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 0.01 आ जाएगा, ठीक। तो ये इतने रुपए के बराबर होगा, यानी सेकंड ऑप्शन भी आपका सही है। सी ऑप्शन है, एक और आधा दर्जन कितने, 18। एक दर्जन में कितनी वस्तु होती है, एक में होती है 12 और आधे दर्जन में 6 और ऐड कर लीजिए, टोटल कितनी होगी, 18 हो गई। और 1 मिलीलीटर बराबर कितना होगा, 1 मिलीलीटर, मीटर में है, ध्यान दीजिएगा, ये 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा वो क्या है, ए ऑप्शन होगा, ठीक। ये सही नहीं है, इन चारों में कौन सा सही नहीं है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर नोट कीजिएगा। फोर्थ नंबर है उच्च क्रमीय चिंतन कौशल, उच्च क्रमीय चिंतन कौशल, ठीक, HOTS पर आधारित प्रश्न मांग करते हैं। किसका मांग करते हैं, ये जो उच्च क्रमीय चिंतन कौशल है इस पर आधारित प्रश्न किसकी मांग करते हैं। ऑप्शन ए है तथ्यों, नियमों, सूत्रों के ज्ञान की, बी है संकेतों और चित्रों के ज्ञान की, सी है एल्गोरिथम के ज्ञान की, और डी है कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की। तो आपको बताना है कि ये जो उच्च क्रमीय चिंतन कौशल HOTS है ये किसकी मांग करते हैं, ठीक, इस पर आधारित प्रश्न किसकी मांग करते हैं। तो फोर्थ का जो राइट आंसर है नोट कीजिए, डी ऑप्शन होगा, कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की, कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ नंबर इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ, विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है। इस केस में वेन हिले के विचार के अनुसार विद्यार्थी, ऑप्शन ए दे रहे हैं, ये जो विद्यार्थी हैं ऑप्शन ए है, अनौपचारिक निगमन स्तर पर हैं, बी है निगमन स्तर पर हैं, सी है चाचुषीकरण के स्तर पर हैं और डी है विश्लेषणात्मक स्तर पर हैं। तो फिफ्थ का राइट आंसर नोट कीजिए, डी ऑप्शन होगा, विश्लेषणात्मक स्तर पर है, यानी इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, PYQ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पार्ट 2 है, ठीक है, पार्ट 2 है, CTET प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व कर रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन CTET में पूछे जा चुके हैं और आपको ध्यान रखना है कि इसी तरीके से प्रश्न आपसे CTET में अभी जो दिसंबर और जनवरी में, ठीक है, दिसंबर 2022 और जनवरी 2023, ठीक, इन्हीं 2 महीनों में होना है, दिसंबर जनवरी इन दोनों महीनों में। तो ये जो क्वेश्चन आएंगे ये इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे मैथ में, तो आपको तैयार रखना है इस तरीके के क्वेश्चन। तो फिफ्थ का राइट आंसर नोट रखिएगा, डी ऑप्शन होगा, विश्लेषणात्मक स्तर पर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। 6 नंबर है कि शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है, ठीक। उदाहरण के लिए जैसे 4 लिखना है उसे, तो वो 4 को क्या लिख रही है, 2 + 2 लिख ले रही है, ठीक। और साथ ही 4 को और क्या लिख सकती है, वो 1 + 3 भी लिख ले रही है, ठीक। और एक एग्जांपल और ले सकते हैं, 4 को वो 3 + 1 भी लिख सकती है, ठीक। तो आप ध्यान देना है कि वो कई तरीकों से 4 को लिख सकती है, यानी जो 4 ही नहीं, कोई भी संख्या हो विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है, कोई भी संख्या हो उसे वे कई तरीकों से व्यक्त कर सकती है, एक से ज़्यादा तरीकों से। अब आपको बताना है कि वह संख्या किस विकासात्मक अवस्था पर है, वह संख्या, ठीक है, किस विकासात्मक अवस्था पर है। ऑप्शन ए है संक्रिय अवस्था, बी है विभाजनात्मक अवस्था, सी है गुणनखंडीय अवस्था और डी है परिमाणात्मक अवस्था। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, संक्रिय अवस्था, ठीक। 6 का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, संक्रिय अवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7th नंबर नोट कीजिए, किन 2 संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा, ठीक है, किन 2 संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा, यह प्रश्न आपको बताना है कि यह जो प्रश्न है ये किस प्रकार का प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर किस प्रकार का प्रश्न है कि ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हैं जिनको गुणा किया जाए तो 24 मिल जाए, ठीक। तो ये जो प्रश्न है ये किस प्रकार का प्रश्न है, ऑप्शन में देखिएगा, पहला है बच्चे को सामान्य समस्या समाधान रणनीतियों को सुझाता है ताकि वे सही उत्तर दे सकें। सेकंड ऑप्शन जरा नोट कीजिएगा, मुक्त अंतर वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं। सी ऑप्शन है बद्ध अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके निश्चित संख्या में उत्तर हैं। और अधिसंज्ञानात्मक रूप से डी ऑप्शन देखिएगा, अधिसंज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चे की सहायता करता है, ठीक। तो आपको बताना है कि ये किस प्रकार का प्रश्न है, तो नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन का 7th क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, नोट कीजिए बी ऑप्शन होगा कि मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से
अधिक उत्तर हैं। ध्यान रखना है कि किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिएगा, 4 इंटू 6 किया तो भी 24 मिलेगा, 2 इंटू 12 किया तो भी 24 मिलेगा, ठीक, 8 इंटू 3 किया तो भी 24 मिलेगा। तो बताइए एक से ज़्यादा उत्तर मिले कि नहीं मिले। तो जब एक से ज़्यादा उत्तर होता है तो मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं, और जिसके निश्चित उत्तर होते हैं, ठीक है, निश्चित संख्या में उत्तर हों, जैसे कि 2 ही हों या 1 ही हो, तो वो प्रश्न किस प्रकार के होते हैं, बद्ध अंत वाले होते हैं। ठीक, किस प्रकार के होते हैं, बद्ध अंत वाले प्रश्न होते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि बद्ध अंत वाले प्रश्न भी, यहाँ से एक ये भी प्रश्न आपका तैयार होता है कि बद्ध अंत वाले प्रश्न कैसे होते हैं, इनके जो आंसर होते हैं वो निश्चित संख्या में होते हैं। कैसे होते हैं, निश्चित संख्या में होते हैं। देखिए यहीं से आपके 2 प्रश्न तैयार हो रहे हैं। और साथ ही मुक्त अंत वाले प्रश्न क्या होते हैं, मुक्त अंत वाले जो प्रश्न होते हैं इनमें इसके आंसर 1 से अधिक होते हैं, यानी इसके 1 से अधिक उत्तर होते हैं। 2 पॉइंट आपके तैयार हुए, 2 प्रश्न यहाँ से तैयार हुए इसी क्वेश्चन के माध्यम से। तो अगर यहाँ पर 24 ना देकर के कोई और देता, ऐसी संख्या दे देता जहां पर उसके जो आंसर हैं वो फिक्स हो जाते, ठीक है, यानी निश्चित संख्या में हो जाते, तो उस स्थिति में आपका बद्ध अंत वाला प्रश्न जाता है, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर होता। लेकिन यहाँ पर तो आंसर जो है वो 1 से ज़्यादा है इसके, क्योंकि 24 गुणनफल प्राप्त करना है किन्हीं 2 संख्याओं के, तो वो आप 4 गुणे 6 भी ले सकते हैं, ये भी 24 है, 2 गुणे 12 ले सकते हैं, ये भी 24 है, 8 गुणे 3 ले सकते हैं, ये भी 24 है। तो बताइए, ठीक, और साथ ही 1 गुणे 24 तो ले ही सकते हैं। तो मतलब क्या है, 1 से ज़्यादा प्रश्न आंसर है इसके, 1 से ज़्यादा है, इसलिए हम लोग बी ऑप्शन लगाएंगे इसको, ठीक, बी ऑप्शन। तो राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8th नंबर। 8th नंबर है, नोट कीजिएगा, कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर, ठीक है, ज्यामिति पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। ठीक, क्या होंगे, यहाँ पर ऑप्शन ध्यान देना है आपको, चारों ऑप्शन ध्यान देने कि रेखा किरण और रेखा खंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, अभी इसमें जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन जरा फिर से देख लीजिएगा कि कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामिति पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। ऑप्शन ए आपको ध्यान देना है कि रेखा किरण और रेखा खंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। बी है, रेखा और रेखा खंड में अंतर कर सकता है, बिंदु को चिन्हित कर सकता है, दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखा खंड खींच सकता है। बात कक्षा 4 की हो रही, क्लास 4th की हो रही है, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पर टिक करते समय, आंसर टिक करते समय ध्यान देना है कि किस क्लास के लिए, क्लास 4 के लिए बात कर रहे हैं। सेंटीमीटर और इंचों में रेखा को परिशुद्ध रूप से माप सकता है, रेखा का नाम बता सकता है, ठीक। तो ऐसा नहीं है, इतने जो है परिशुद्ध जो है शुद्ध रूप से वो नहीं नाप सकता। अगला है, परिशुद्ध रूप से सेंटीमीटर और इंचों में रेखाखंड को माप सकता है और रेखाखंड के अंतः बिंदुओं को चिन्हित कर सकता है। तो देखिए 8th का जो राइट आंसर है, 8th का राइट आंसर है वो ए ऑप्शन होगा। क्या होगा, ए ऑप्शन है, यानी कि जो क्लास 4 का जो बच्चा है ये रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है, ठीक। तो ए ऑप्शन ज़्यादा सटीक होगा, ए ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर है 8th का, ठीक। बाकी गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9th नंबर, नोट कीजिए। 9th नंबर है कि कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है, जैसे भुजाओं का प्रयोग, कोणों का प्रयोग, विकर्णों का प्रयोग आदि। शिक्षिका का उद्देश्य क्या है आपको बताना है। फिर से प्रश्न पढ़ लीजिएगा कि जो शिक्षिका है वो विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है। विभिन्न प्रकार से मतलब जैसे भुजाओं का प्रयोग करना, कोणों का प्रयोग करना, विकर्णों का प्रयोग करना, ठीक। तो हर तरीके से, तो यहाँ पर शिक्षिका का उद्देश्य क्या है, इन सभी ऑप्शन के माध्यम से आपको बताना है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, सभी परिस्थितियों को कंठस्थ करने में विद्यार्थियों की सहायता, ठीक। तो ये कंठस्थ करना, याद करना, नोट कीजिएगा जरा, कंठस्थ करना, ठीक है, कंठस्थ करना हो गया, याद करना हो गया, केवल शब्द आ जाए, तो ये सब जो होते हैं ये आपके निगेटिव में आएंगे, निगेटिव वर्ड्स होते हैं, ठीक। तो ये सभी आपके तुरंत ही गलत आंसर मान लिए जाएंगे। तो कंठस्थ करने में विद्यार्थियों की सहायता करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। इस तरह के ऑप्शन जब भी मिले तो उसे आप तुरंत कट कर दीजिएगा, ठीक। ये पहला तो होगा ही नहीं। दूसरा है, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना, ये ठीक लग रहा है। सी ऑप्शन नोट कीजिएगा जरा, सी ऑप्शन है, परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुज की सभी समस्याओं को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। और डी ऑप्शन है, विभिन्न परिभाषाओं को खोजने में विद्यार्थियों की सहायता करना। तो जो ज़्यादा बेस्ट आंसर होगा, ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन भी गलत जाएगा, डी भी गलत जाएगा। राइट आंसर आपका जाएगा 9th का बी ऑप्शन। ध्यान दीजिएगा जरा, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज, नोट कीजिएगा, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना। राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10th नंबर। 10th नंबर भी इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए।
10th नंबर क्वेश्चन इसमें थोड़े से बड़े पूछे जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखना है, ठीक है, धैर्य से काम लीजिएगा। क्वेश्चन बड़े होते हैं और आसान ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने कठिन भी नहीं होते, ठीक, लेकिन आपको थोड़ा सा वहाँ पर जो सावधानी है वो भी सावधानी भी आपको रखनी पड़ेगी, साथ ही धैर्य भी आपको दिखाना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन को आज अच्छे से आप लोग एक बार पढ़ लिया करिए। जैसे यहाँ पर है 10th नंबर, रमा सम विषम संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पा रही है। सम विषम, ठीक, सम विषम, इसकी संकल्पना को समझ नहीं पा रहे। उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षिका ने विभिन्न रंग वाले कुछ 20 कंकड़ लिए और उनसे उनके जोड़ बनाने के लिए कहा। साथ ही 1 से 20 तक संख्याओं को छांटने के लिए कहा, जिन कंकड़ों के जोड़े बन पाए और जिनके जोड़े नहीं बन पाए। ठीक है, मतलब 20 कंकड़ लिए उसने। एक क्या किया कि एक प्रैक्टिकल के तौर पर, मतलब संकल्पना को सुधारने के लिए टीचर ने विभिन्न रंग के कुछ 20 कंकड़ ले लिए और उनमें से जोड़े बनाने के लिए कहा। साथ ही क्या कहा कि 1 से 20 तक संख्याओं को छाटिए, ठीक, और जिन कंकड़ों के जोड़े बन पाए और जिनके जोड़े नहीं बन पाए, दोनों को। तो यहाँ पर जो रमा है, ठीक, आपको ये जो रमा है ये किस प्रकार की शिक्षार्थी है। ऑप्शन ए है श्रव्य शिक्षार्थी है, बी है कायिक गतिक शिक्षार्थी है, सी है चाक्षुष शिक्षार्थी है, और डी ऑप्शन दे रहे हैं रमा को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है। ठीक, यहाँ पर ये रमा लिखा हुआ है, बाकी ये ऑप्शन में दे रहे हैं कि को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है। तो बताइएगा यहाँ से जो सुटेबल आंसर है, ज़्यादा बेस्ट आंसर है, ठीक, वो कौन सा होगा। तो देखिएगा 10th नंबर का जो राइट आंसर है, नोट कीजिए, सी ऑप्शन होगा, चाक्षुषी विद्यार्थी है। ठीक, चाक्षुष विद्यार्थी, सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11th नंबर, नोट कीजिए 11th नंबर इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है कि कक्षा 3 का बच्चा जो है, क्लास 3 का बच्चा है, 3rd क्लास का बच्चा है, नोट कीजिएगा इस बात को कि कक्षा 3 का बच्चा 482 को, ठीक है, 482, नोट कीजिएगा, पहले 482 है ये, 482 को 482 पढ़ता है। ठीक, वैसे तो हम लोग भी इसको 482 पहले पढ़ेंगे, लेकिन पहले आपको संख्या देखनी है कि 482 इसको वो क्या पढ़ रहा है, 482 पढ़ता है। ठीक, सही है, लेकिन लिखते समय क्या लिखता है कि 40082, क्या लिखता है, 40082 लिखता है, जो कि गलत है। 482 को वो 482 पढ़ लेता है, लेकिन लिखते समय अगर उसे कहा जाता है तो वो 400 पहले लिखता है फिर 82 लिखता है। समझ रहे हैं ना आप। ठीक, तो मतलब क्या है, वो लिखता गलत है। यह शिक्षक के किस ओर संकेत करता है, यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है, आपको यह बताना है। तो ऑप्शन ए है बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप और लघु रूप में भ्रमित है। ऑप्शन दे रहे हैं कि जो विस्तारित रूप है और लघु रूप है उसमें भ्रमित है। दूसरा है कि बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया है। सी ऑप्शन दे रहे हैं कि बच्चा कक्षा में एकाग्र नहीं है और ध्यान से नहीं सुनता, ठीक। और डी ऑप्शन दे रहे हैं शिक्षक को स्थानीय मान विषय तब ही पढ़ाना चाहिए जब बच्चे संख्याओं को भली प्रकार से सीख जाएं। ठीक है, तो देखिएगा इसमें जो ज़्यादा बेस्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है। ठीक, बी ऑप्शन है कि बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया है। ठीक, यानी 11th का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, नोट कीजिए 12 नंबर है, एक मिनट जरा इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। 12 नंबर नोट कीजिए जरा, प्रदीप को एक टूटा हुआ रूलर दिखाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक स्केल है, ठीक, जो हम लोग पटरी बोलते हैं जिसे, उसको एक टूटा हुआ रूलर दिखाया जाता है और 2 3 4 5 6 पूछा जाता है कि रूलर में 5 सेंटीमीटर कहाँ है। ठीक, वो जो टूटा हुआ है थोड़ा, लेकिन उसमें पूछा जाता है कि 5 सेंटीमीटर कहाँ है। वह रूलर उठाता है और रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को चिन्हित करता है। तो जो उसका उत्तर है वो किस प्रकार से आपको ध्यान देना है। उसका उत्तर यह बता रहा है कि उसकी संकल्पना त्रुटिपूर्ण है कि 5 सेंटीमीटर एक बिंदु के रूप में है, ना कि लंबाई के रूप में। बी ऑप्शन है कि गलत है क्योंकि वह केवल निशान को दिखा रहा है, ना कि 0 और 5 के रूप में चिन्हित दो बिंदुओं के बीच की दूरी को। सी ऑप्शन है कि सही है क्योंकि उसने रोलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को सही चिन्हित किया है। और बात ध्यान दीजिएगा, उससे क्या कहा जाता है, 2 3 4 5 6 पूछा जाता है और कहा जाता है रूलर में 5 सेंटीमीटर कहाँ है, तो उसको तो सिर्फ 5 सेंटीमीटर ही बताना है ना भाई। ठीक, 5 सेंटीमीटर ही बताना है, तो सही है। सी ऑप्शन दे रहे हैं कि सही है क्योंकि उसने रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को सही चिन्हित किया है। अभी एक ऑप्शन और है, उसे भी देख लेते हैं। गलत है, डी दे रहे हैं, गलत है क्योंकि रूलर टूटा हुआ है और उसे 2 से शुरू करना चाहिए था और 7 को चिन्हित करना था, जो कि वांछनीय चिन्ह है। तो देखिए 2 3 4 5 6 लिखा है, उससे कहा गया कि रूलर में 5 सेंटीमीटर कहाँ है, तो उसने तुरंत बताया कि रूलर में 5 सेंटीमीटर यहाँ पर है। तो मतलब क्या है, सिर्फ उसे 5 सेंटीमीटर की बात की गई थी, इसमें 5 सेंटीमीटर है कहाँ, ना कि उसे काउंट करना था। ठीक, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।
सही है क्योंकि उसने रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को सही चिन्हित किया है, ठीक, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर होगा 12 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा जरा 13 नंबर नोट कीजिए। 13 नंबर प्रश्न है, किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, ठीक है, आंतरिक लंबाई और लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई नोट कीजिएगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिए गए हैं, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हैं। 6240 सेंटीमीटर घनों को पैक करने में कितने बक्सों की आवश्यकता होगी? तो ध्यान दीजिएगा, एक का दिया गया है, पूछा गया कि 6240 सेंटीमीटर घनों को पैक करने में कितने बॉक्स की आवश्यकता होगी, आपको ध्यान देना है इस बात को, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है 6240 ये जो है मीटर में है, ठीक, तो ध्यान दीजिएगा जरा, सबसे पहले सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर जो लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई 10 8 6 है, ठीक, 10 8 6, लंबाई कितनी है 10 है, ठीक, और चौड़ाई कितनी है, लंबाई 10 8 6, और ये चौड़ाई आपकी ऊंचाई हो गई 6, ठीक, यही तो है शायद, ठीक, 10 8 6, तो 10 8 6 था, यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमने तीनों लिख लिया, लंबाई 10 थी, चौड़ाई आपकी 8 थी और ऊंचाई आपकी 6 थी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक बॉक्स, किसी एक बॉक्स का आयतन निकालेंगे, तो एल बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच, तो कितना हो जाएगा 10 गुणे 8 गुणे 6, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा 480, कितना हो जाएगा 480। अब एक का निकल आया, तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि 6240 सेंटीमीटर घनों को पैक करने में कितने बॉक्स की आवश्यकता होगी, तो भैया 6240 को 480 से आप घटा दीजिए, ठीक, 480 से आप भाग कर दीजिए, घटा मत दीजिए, ठीक, इसको डिवाइड कर दीजिए। तो इसको जब डिवाइड कर देंगे 6240 को 480 से, आपको इसे डिवाइड कर देना है, ठीक, गलती से मैं बोल गया, घटा दीजिए, घटाना नहीं है, डिवाइड करना है, ठीक। तो देखिए 1 0 से 1 0 तो कट गया, अब इसको जरा कट करेंगे तो कितना आएगा, 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, 13 का डी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक, याद रखिएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इस क्या करना है आपको, देखिए किसी आयताकार बक्से की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिए गए हैं, ठीक, आपको सबसे पहले किसी एक का आयतन निकालना है, एल बी इंटू एच से तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, ये 480 आ जाएगा। उसके बाद 6240 सेंटीमीटर घनों को पैक करने में कितने की आवश्यकता होगी, तो 6240 को आप भाग कर देना 480 से, ठीक, 0 से 0 कट गया, आप इससे कैंसिल कर दीजिए, 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13। तो यही इसका राइट आंसर होगा, 13 बॉक्स की आवश्यकता होगी, कितने बॉक्सों की आवश्यकता होगी, तो 13 बॉक्स की आवश्यकता होगी, राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 14 नंबर है कि 2/3 में कितने 1/6 होंगे, 2/3 में नोट कीजिएगा जरा, 2/3 में कितने 1/6 होंगे, तो 2/3 को 1/6 से भाग कर दो, 2/3 को 1/6 से भाग कर दो। अब आपको ध्यान देना है इसमें ये चीज़ कि 2/3 को 1/6 से जरा यहाँ पर कर देते हैं, ठीक, 2/3 डिवाइडेड बाई 1/6। अब इसमें जरा 2/3 है, और जब इस जो डिवाइड वाला साइन होता है इसको हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई में, तो ये संख्या पलट जाती है, 6/1 हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब बचा आपका 2 × 2, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 आ जाएगा ना, सी ऑप्शन राइट आंसर है, सी ऑप्शन राइट आंसर। तो 2/3 में 1/6 कितने होंगे 4, ठीक, राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15 नंबर है, किसी दिन 6:14, ठीक है, 6:14 AM, ये सुबह, देखिए एक चीज़ ये भी समझ लीजिएगा, AM लिखा है तो ये मॉर्निंग के लिए होता है, ठीक है, मॉर्निंग में, और ये 8:02 PM इस तरह से लिखा है, तो यानी ये आपका शाम की बात कर रहे हैं, ठीक, शाम की, इवनिंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसी दिन 6:14 AM से 8:02 PM तक, ठीक, घंटों तथा मिनटों की संख्या कितनी है आपको बताना है, ठीक। तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, 6:14 AM से, तो ये 6:14 AM की बात कर रहे हैं, AM, ठीक, यानी एंटी मेरिडियम सुबह की बात कर रहे हैं। तो ये 6:14 AM से 6:14 PM तक कितना हो गया, ये हो गए 12 घंटे आपके, कितने हो गए 12 घंटे। और उसके बाद आप 1 घंटे और बढ़ा लीजिए, फिर 7:14 PM तक कितना हो गया, से 1 घंटा और बढ़ गया, ठीक, +1 और आवर कर दीजिए। उसके बाद 7:14 PM हो गया, 7:14 PM। अब आपका ध्यान दीजिए, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट 60 होते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके 14 तो इधर हैं, बचे कितने 46 बचे ना, 46, ये 46 मिनट अलग कर लीजिए, ठीक। उसके बाद आपका 8:02 PM की बात कर रहे हैं, 8:02 PM, 8:02, ठीक, 8:02 की बात कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 12 घंटे पहले, फिर आपका 1 घंटा बाद में, और उसके बाद 60 मिनट में कितने बचे 46 बचे, और 2 मिनट उधर बचा। तो ये सब टोटल हम लोग ऐड करेंगे, जरा देखिएगा, 12 घंटे प्लस 1 घंटा प्लस 46 मिनट, बात ध्यान दीजिएगा, 46 मिनट,
और प्लस 2 मिनट, ठीक, प्लस 2 मिनट। तो ये 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13, 13 घंटे, ये पूरे आपके घंटे हैं, 12 घंटे, और ये आपका 1 घंटा 46 मिनट और 2 मिनट। तो 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13, और साथ ही साथ मिनट को हम मिनट में काउंट करेंगे तो 46 2 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जरा ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है, ए ऑप्शन मिल रहा है, 13 घंटे 48 मिनट, 13 घंटे 48 मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोट कीजिए 16 नंबर, 16 नंबर नोट कीजिए। 16 नंबर है कि 1 to 1 0 1 2 को 12 से भाग करने पर शेष फल। तो ध्यान दीजिएगा 1 to 1 0 1 2, 1 to 1 0 1 2, ठीक, 1 to 1 0 1 2, यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं हम लोग ऐसे, 1 to 1 0 1 2, ठीक, 1 to 1 0 1 2। तो कितने टाइम्स जाएगा पहले, ठीक, 12, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 12 8 जा, ठीक, 96 यहाँ पर, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 5 आ जाएगा, ठीक, 5 आ जाएगा, यहाँ पर ये 0 किया, और साथ ही साथ इसके बाद 12 4 जा कितना हो जाएगा आपका 96 हो गया, ये इसके बाद 50 और 4 जा 48 हो जाएगा, ठीक, 48। और फिर उसके बाद आप इसको और बढ़ा लीजिए आगे, कितना बच गया आपका 48 हुआ, इधर फिर आपका 2, फिर उसके बाद आप 1 यहाँ पर ले लीजिए, और 12 1 जा 12, ठीक, 12 1 जा 12, और इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक, 12 1 जा 12। यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम है, जगह कम है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जगह कम है, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। 12 से हमको डिवाइड करना है 1 to 1 0 1 2, ठीक, ये है, ठीक। पहले हम लोग इसमें देखेंगे 12 में ही चला जाएगा, तो 12 1 जा कितना हो जाएगा 12, ठीक, 12 हो जाएगा, और इसके बाद ये आपका ये 0 हो गया, उसके बाद ये आप उतारिए, इसको उतारिए, तो 1 उतारेंगे, ठीक, अगला नंबर 0 उतारेंगे, तो जैसे ही 0 उतारेंगे 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा, ठीक, और उसके बाद आप एक नंबर और उतारेंगे, तो 1 0 यहाँ पर और बढ़ जाएगा, ठीक, और 12 8 जा कितना हो जाएगा, 12 8 जा हो जाएगा आपका 96, ठीक, 96 हो जाएगा, ठीक। आप यहाँ से रिमाइंडिंग इसका आपका घटाएंगे तो कितना बचेगा, या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका 5 बच जाएगा, और फिर ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा, 12 4 जा 48 हो जाएगा, और ये आपका बचेगा 4, रिमाइंडर कितना बचेगा 4 बच जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको बताना है कि शेष फल कितना, 4 बचेगा, 4, ठीक, ध्यान दीजिएगा 4 बचेगा। तो ये हो जाएगा ना, ध्यान दीजिएगा 12 से आपको डिवाइड करना है 1 to 1 0 1 2 को, ठीक, 0 1 2 को पहले इस 12 में दे दीजिएगा, 1 टाइम जाएगा, कट जाएगा, उसके बाद ये 2 नंबर लगातार उतरेंगे तो 1 0 यहाँ बढ़ेगा, और इस नंबर को उतारेंगे तो 1 0, सॉरी ये 1 उतारेंगे तो 1 0 फिर बढ़ेगा, ठीक। तो ये आपका 8 टाइम जाएगा, 8 टाइम, फिर यहाँ पर 96 आएगा, और ये आपका 5 बचेगा, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर इसको उतारा तो 4 टाइम जाएगा, और यहाँ से 4 टाइम 48, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 4 आ जाएगा आपका, ठीक, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा उसमें जगह नहीं थी इसलिए थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया था। अगला 17 नंबर, ध्यान दीजिएगा, 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या, 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या कितनी होगी। तो ध्यान दीजिएगा 4 समकोण है ना, तो 4 गुणे 90, क्यों, क्योंकि एक समकोण में कितने डिग्री होते हैं, एक समकोण में होते हैं 90 डिग्री, तो 4 समकोण में कितने होंगे, 4 गुणे 90 कर दीजिए, 360 हो गया, 360 हो गया, ठीक। और ध्यान दीजिएगा इसके बाद आपका 360 ये हो गया, प्लस क्या करना है 1/3 समकोण, 1/3 समकोण मतलब समकोण कितना 90 डिग्री का होता है, 1/3 और कर दीजिए 1/3, 3 से इसको कट कर दीजिए, 30 डिग्री आ गया आपको यहाँ पर, ये 30 डिग्री, 360 और 30 दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 390 हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 10 मीटर लंबाई वाले, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा सा, 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइलों से पूर्णतः ढकना है। यदि प्रत्येक टाइल की लंबाई 50 सेंटीमीटर हो, ठीक है, 50 सेंटीमीटर हो, तो आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 10 मीटर लंबाई वाले वर्गाकार कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइलों से पूर्णतः ढकना है। तो एक काम कीजिए, पहले कमरे के फर्श का क्षेत्र, पूरे कमरे का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ठीक, पूरे कमरे का, ध्यान दीजिएगा जरा, सबसे पहले क्या करेंगे वर्गाकार कमरे का क्षेत्रफल, वर्गाकार कमरे का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक, 10 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर। उसके बाद वर्गाकार टाइल की लंबाई, वर्गाकार जो टाइल है उसकी लंबाई देखिए 50 सेंटीमीटर दे रहे हैं, और यहाँ पर ऊपर मीटर चल रहा है, तो इसको भी आप क्या करिए मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, सेंटीमीटर 50 को 100 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा 0.5 मीटर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 100 मीटर स्क्वायर है और ये 0.5 मीटर, ठीक। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पर, नोट कीजिएगा कि जो वर्गाकार टाइल है इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, क्योंकि हमने वर्गाकार कमरे का क्षेत्रफल निकाल लिया, वर्गाकार टाइल की लंबाई निकाल ली, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल, तो जो वर्गाकार टाइल है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो अभी हमने उसकी साइड कितनी निकाली थी 0.5 मीटर ही तो निकाला था,
इसका स्क्वायर कर दीजिए। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 0.25 मीटर स्क्वायर। ठीक, और ध्यान दीजिए अब आवश्यक टाइलों की संख्या कितनी हो, आवश्यक टाइलों की संख्या हो जाएगी, पहले पूरे वर्गाकार कमरे का क्षेत्रफल कितना निकला था, थोड़ा सा आप पीछे करके वीडियो देख लीजिएगा, 100 आया था। 100 को हम लोग 0.25 से डिवाइड कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ये पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतने ही जीरो ऊपर लग जाते हैं, इससे डिवाइड कर देंगे। 25 4 जा 100 होता है। ठीक, और इसके आगे 4 के आगे 2 जीरो हमने लगा लिए, 400 हो गए। ठीक, तो कितने टाइलों की संख्या की आवश्यकता होगी, तो आवश्यक टाइलों की जो न्यूनतम संख्या है वो कितनी होगी, 400 होगी। ठीक, डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19 नंबर, इंपॉर्टेंट है 19 नंबर। एक संतरे का मूल्य कितना है भैया, एक संतरे का मूल्य है 2.5 रुपया, 2.5। ठीक, आपसे कह रहे हैं 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा, यह प्रश्न आया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो एक संतरे का मूल्य कितना है, 2.5 रुपये है, यहाँ पर एक संतरे का 2.5 हो गया। ठीक, अब आपको 3.5 दर्जन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3.5 दर्जन की बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक का कितना है, एक का है आपका 2.5 रुपये है, 3.5 दर्जन। ठीक, तो आपको यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो 3.5 दर्जन में कितने होंगे चीज़ें भाई, एक दर्जन में 12 चीज़ें। ठीक, तो नोट कीजिएगा जरा, यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, कन्वर्ट कर लेते हैं, तो नोट कीजिए 12 गुणे 3 गुणे 6, 7/2 हो जाएगा, 2 से 12 को काट दिया 6, और 7 × 6, 6 × 7 कर लीजिए 42। तो कितने हो जाएंगे बताइए, 3.5 दर्जन में कितनी वस्तु हो जाएगी, 42। 3.5 दर्जन में कितनी चीज़ें होंगी, 42। अब आपको ध्यान दीजिएगा, एक संतरे का मूल्य कितना है, एक संतरे का मूल्य है 2.5 रुपये, एक संतरे का मूल्य है 2.5 रुपये। ठीक, और यहाँ पर 42 का कितना हो जाएगा, तो 42 × 2.5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस सिंपल सा है, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आना चाहिए, 105। देखिए है कहीं, हाँ है। ठीक, यानी ये आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका, 105 रुपये। ठीक, 105। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, बिना किसी देरी के जल्दी से इसको समाप्त करेंगे। ठीक, 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल आपको ध्यान देना है, योगफल निकालना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब जरा 2424 है ना, 2424, तो एक का स्थानीय मान कितना होगा, सॉरी 4 का कितना होगा, 4 × 1। ठीक, और 2 का कितना होगा, 2 × 1 0, और यहाँ पर 4 का कितना होगा, 4 × यहाँ पर इसको हम लोग आप ऊपर कर लेते हैं। ठीक है ना, ऊपर कर लेते हैं ऐसे, 4 × अब ये एक कितने जीरो हैं, 1 2 0। ठीक, और ये 2 का कितना हो जाएगा, नोट कीजिए 1 2 3 3 0 इसमें लगा लीजिए। ठीक, तो देखिएगा आपको यहाँ पर नोट कीजिएगा जरा, 2 के स्थानीय मानों की बात कर रहे हैं, किसके, 2 के। ठीक, 2 के स्थानीय मानों की, तो हमें केवल 2 पर ही ध्यान देना है। तो 2 कहाँ था, ये है, एक आपका नोट कीजिएगा फिर से, ये है और एक ये है, तो इसका कितना निकला है, इसका 2 × 10 20 निकला है, 2 × 10 20 निकला है। और साथ ही साथ ये जो दूसरा वाला है इसका कितना निकला है, 2 × 1000, तो साथ ही आपका ये हो गया 2000। ठीक, यानी 2000। अब इसको जरा हम फिर से कट करके करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इस वाले का पहले वाले का निकला 20 और ये बाद वाले का निकला इसका 2000। ठीक, 2000। जब इसको ऐड करेंगे 2000 और 20 को ऐड कर लीजिए, 2020 आ जाएगा। ठीक, तो ये डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक, तो ये थे आपके पार्ट 2 के, ध्यान दीजिएगा, ये आपका पार्ट 2 था। ठीक, मैथ्स PYQ का ये पार्ट 2 था। ठीक है, तो आप लोगों के कितने क्वेश्चन इसमें से सही हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में उसे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार हैं तो इसी तरीके के वीडियोज़ और प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना सपोर्ट इसी तरीके से प्लीज़ बनाए रखिए। ठीक, आप लोगों का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसी तरीके के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं। ठीक, और पार्ट 1 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, उसे ज़रूर वॉच कीजिएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन मैंने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक, और यहाँ पर एक शायद क्वेश्चन में थोड़ी सी जगह की दिक्कत थी, इसलिए थोड़ा सा उसमें हो गया था आगे पीछे, तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान दीजिएगा, शायद ये वाला क्वेश्चन है। ठीक, सिंपल है, इसका 4 आएगा। ठीक, सिंपल है, इसका 4 आएगा। ठीक, तो सभी क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं आपके ये पार्ट 2 में। ठीक, पार्ट 1 जरूर देखिएगा, क्योंकि पार्ट 1 अगर आप देखते हैं ना तो थोड़ा सा आपका और भी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाएगी। ठीक, तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही साथ इसी तरीके के वीडियोज़ और प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।